इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि सुरक्षा के आई नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति भिन्नता कितनी होती है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि भारत में जो है ना 50 हर्ट्ज की आवृत्ति अलाउ है। इसमें दोस्तों आप +-3% की जो है ना आप इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं, +-3%। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा +-3%। ठीक है, इस बात को अब आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे तो आवृत्ति थी दोस्तों। यदि हम वोल्टता की बात करें कि सुरक्षा के आई नियम के अनुसार स्वीकार्य वोल्टता भिन्नता कितनी होती है, वोल्टता की हम बात करें तो कितनी होती है, +-6% होती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। वोल्टता पूछेगा तो +-6%, और यदि आवृत्ति भिन्नता पूछेगी तो +-3% आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेडियो टेलीविजन में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर कौन सा होता है। तो आप सभी को पता है कि रेडियो और टेलीविजन में जो हम लोग सबसे अधिक प्रयोग करते हैं अर्धचालक सेमीकंडक्टर, वो कौन सा हमारे पास होता है, सिलिकॉन होता है। तो ऑप्शन डी हमारे प्रश्न यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपधातु प्रायः क्या होते हैं। दोस्तों जो उपधातु होते हैं ना, ये प्रायः क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं यानी कि अर्धचालक होते हैं। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों हमने आप सभी के लिए स्टार्ट किया है। अभी तक हमने आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 5 तक की प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया है, और उसका हमने आप सभी की सुविधा के लिए प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बना के रखा है। यदि आप चाहते हैं प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 5 तक को सॉल्व करना, तो प्लेलिस्ट जाइएगा, उसको देख लीजिएगा और सभी प्रैक्टिस को सॉल्व कर लीजिए। यदि आपको इलेक्ट्रिसिटी में पास करना है दोस्तों, तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि नॉमिनेशन अब नहीं है। तो आपको अपने बल पर, अपने मेहनत के बल पर ही आपको 27 नंबर कम से कम लाने होंगे, तब जाके आप पास हो पाइएगा। ठीक है, तो नॉमिनेशन का भरोसा खत्म हो चुका है, उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। बाकी मेहनत कीजिए, आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि एक आदर्श डायोड जो है ना, आइडियल डायोड क्या होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे इसके रिगार्डिंग। तो आप लोग देखेंगे कि एक आदर्श डायोड का फॉरवर्ड बायस में 0 0 तथा रिवर्स बायस में कितने होते हैं, प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। यानी कि फॉरवर्ड बायस में दोस्तों इसका जो प्रतिरोध होना चाहिए ना, वो कितना 0 होना चाहिए, और रिवर्स बायस में कितना होना चाहिए, तो अनंत होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि बाइनरी संख्या प्रणाली में डिजिट्स की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों बाइनरी में कितनी होती है, 2 डिजिट्स होती हैं। क्या क्या होती है, 0 और 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बाइनरी में। दोस्तों आप एग्जाम में बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी भी पूछा जाता है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, बहुत ही आसान होता है। वहां से आपका 1 नंबर गेन वहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य किसको नियंत्रित करना होता है। तो दोस्तों कोई भी जो हमारे पास ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, सेमीकंडक्टर होता है। और तो सेमीकंडक्टर में जो हीट सिंक होता है ना, इसका प्रमुख काम क्या होता है, आपको इसका जवाब देना है। तो इसके रिगार्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और ऑप्शन को पढ़िए, इसका आंसर ढूंढिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि तापमान बढ़त होती है। ठीक है, यानी कि जो अर्धचालक में हीट सिंक का काम होता है, क्या करना होता है, तो तापमान जो बढ़ता है ना, उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है हीट सिंक। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य एलईडी कितने वोल्टेज पे काम करता है। तो दोस्तों जो नॉर्मल एलईडी होता है ना, वो कितने वोल्टेज पे काम करता है, आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 वोल्ट पर काम करता है सामान्य एलईडी। दोस्तों आपके एग्जाम में एलईडी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। एल से क्या होता है, लाइट होता है। ठीक है, लाइट होता है एल से। और ई से क्या होता है, तो इमिटिंग होता है, EMITTING, इमिटिंग। और डी से क्या होता है, डायोड होता है। ठीक है, तो फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले साल भी, इसलिए आपको हम बता देते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट होगा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो एलईडी फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। और सामान्य वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, तो 3 वोल्ट होना चाहिए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायोड पर पश्च बायसित होने का प्रभाव क्या होता है। तो दोस्तों जो डायोड पर पश्च बायसित होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, आपको बताना है। इसका प्रभाव पड़ता है कि बैरियर जो विभव होता है ना, वो क्या होता है, बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कैपेसिटर को ईएमएफ ई तथा कतिपय आंतरिक प्रतिरोध के एक सेल के साथ जोड़कर पूर्णतया आवेशित किया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा, कैपेसिटर में विभव का अंतर बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहे हैं कि वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती है, वो कौन सा होता है। तो ऐसी आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती है, वह उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उसे बोलते हैं हम लोग डीसी आपूर्ति बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
एक सोल्डरिंग जोड़ क्या होता है दोस्तों जी? एक सोल्डरिंग होता है ना, एक सोल्डरिंग जोड़ क्या होता है आपको ये बताना है। तो दोस्तों क्या होता है, ब्रेजन से भी छिन्न होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग कह रहे हैं कि एक दो इनपुट एक्स ई एक्स और गेट में क्या होता है, ठीक है। तो यानी कि एक दो इनपुट है और ई एक्स और गेट है, तो इसमें क्या होता है आपको बताना है। इसमें कौन कौन लाइन ट्रू दे रखी है, सत्य दे रखी है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए पहले। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा तो हमारे पास जो पहला लाइन है ना, कि जब इनपुट अलग अलग डिफरेंट होती है तो केवल एक आउटपुट होता है। ये कथन बिल्कुल सही दे रखा है। और कथन नंबर 4 जो है, जब एक इनपुट लो तथा दूसरी इनपुट हाई होती है तब आउटपुट हाई होता है, ये भी कथन सही दे रखा है। यानी कथन नंबर 1 और 4 सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि थायरिस्टर के अभिलक्षण किसके लगभग समान होते हैं। तो दोस्तों जो थायरिस्टर होते हैं ना, इसके जो अभिलक्षण होता है वो किसके लगभग समान होते हैं, आपको इसका जवाब बताना है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये थायरेट्रॉन गैस ट्यूब के क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हमारा होगा। दिए गए चित्र में प्रदर्शित आरेख डैश गेट का विद्युतीय तुल्य है। यानी कि जो आपके पास ये आरेख दे रखे हैं ना, ये जो है आपके पास ये किस गेट का वैद्युतिक तुल्य है, आपको ये बताना है। इसका गेट का नाम बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो आप ये कौन सा हो जाएगा गेट, एंड गेट यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा, एंड गेट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। यदि 0.2 माइक्रोफेराड धारिता वाला संधारित्र 8 वोल्ट पर आवेशित है तो संधारित्र में भंडारित ऊर्जा कितनी होगी, आपको बताना है भंडारित ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों ऊर्जा क्या होती है यहाँ पे, सी बराबर आपने पढ़ा होगा 1/2 वी स्क्वायर होता है, ठीक है। 1/2 सी भी स्क्वायर होता है ना ऊर्जा बराबर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 1/2 रखेंगे, फॉर्मूला पुट कर दीजिए। और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है ऑलरेडी। सी की दोस्तों वैल्यू हमारे पास जो है ना यहाँ पे 0.2 माइक्रोफैराड दे रखा है, तो 0.2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और गुना कितना कर देंगे, वी स्क्वायर से। वी कितना हमारे पास है, 8 वोल्ट है, तो 8 गुना 8 कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो आप दोस्तों इसका आंसर कितना जाएगा, 6.4 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का आप ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, तो ऊर्जा बराबर होता है 1/2 सी बी स्क्वायर, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि एक संधारित्र प्लेट संधारित्र को पहले आवेशित किया जाता है, तत्पश्चात एक परावैद्युत प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में रख दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, यानी कौन सी राशि जो है परिवर्तित नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो ऊर्जा होती है दोस्तों वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसमें चेंजमेंट नहीं होता है। आपको पता है दोस्तों, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। बाकी दोस्तों सिर्फ इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। तो इसलिए यहाँ पे अपरिवर्तित क्या रहेगी, ऊर्जा रहेगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों यहाँ पे संधारित्र की धारिता कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। तो दोस्तों संधारित्र की जो धारिता होती है ना, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं, वो क्या होती है, तो प्लेट के क्षेत्रफल के साथ बढ़ती है, ठीक है। आपने इस बात को पढ़ा होगा जो फॉर्मूला। तो प्लेट के क्षेत्रफल के साथ क्या होती है, बढ़ती है। साथ ही प्लेट के बीच दूरी में कमी के साथ क्या होती है, बढ़ती है। और प्लेटों को पृथक करने वाले माध्यम के परावैद्युतांक की वृद्धि के साथ बढ़ती है। यानी कि उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड करता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। क्या है कि निम्न में से कौन इंसुलेशन का दूसरा नियम है। तो दोस्तों इंसुलेशन का दूसरा नियम यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर क्या होगा, लेम्बर्ट का कोसाइन नियम जो है ना, ये इंसुलेशन का क्या हो जाएगा, दूसरा नाम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर से में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण क्या होता है। यदि सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण क्या होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। दोस्तों ये क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज बढ़ाया या घटाया जा सकता है, किसमें, सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में। ऑप्शन यहाँ पे जो डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्र फ्लक्स का मान तुल्यकालिक मोटर में कैसा होता है। तो दोस्तों जो फील्ड फ्लक्स होता है, क्षेत्र फ्लक्स होता है, इसका मान तुल्यकालिक मोटर में कैसा होता है, आपको इसका जवाब बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके रिगार्डिंग पे। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, सभी भार पर क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। यानी क्षेत्र फ्लक्स का जो मान होता है वो तुल्यकालिक मोटर में, सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, सभी भार पर क्या होते हैं, स्थिर रहता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बैटरी डिस्चार्ज होते समय बैटरी का वोल्टेज क्या होता है? तो दोस्तों जब बैटरी डिस्चार्ज होती है उस वक्त बैटरी की वोल्टेज क्या होती है? तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, वोल्टेज वोल्टेज क्या होगी? घट जाएगी। जब डिस्चार्ज होगी तो वोल्टेज क्या होगी? घट जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी धारा क्या होगी जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो? यानी कि दोस्तों एक ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी प्राइमरी वाइंडिंग प्राइमरी जो धारा है वो क्या होगी जब उसकी सेकेंडरी जो है वो लोडेड हो, लोड किया गया हो, तो प्राइमरी में क्या होगा? तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? सेकेंडरी धारा के कारण ली गई धारा की अतिरिक्त मात्रा पर शून्य लोड धारा का सदस्य जोड़ खींचेंगी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि यूनिवर्सल मोटर को क्या करते हैं हम लोग? जिसे सात्विक मोटर भी कहते हैं। तो यूनिवर्सल मोटर को बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सल मोटर को क्या करते हैं? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सल मोटर को एसी तथा डीसी किसी भी सप्लाई पर चलाया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों जो यूनिवर्सल मोटर है ना, यूनिवर्सल मतलब सात्विक हो गया, उसको एसी पर भी और डीसी पर भी किसी भी सप्लाई पर आप चला सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा मोटर वायु संपीड़क के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मोटर है जो वायु संपीड़क के लिए क्या है यहाँ पे उपयुक्त दे रखी है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन मोटर होता है दोस्तों, यही क्या होते हैं? वायु संपीड़क के क्या लिए के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि किस विशेषताओं की मोटरें लिफ्ट एवं क्रेन में प्रयुक्त होती है? ऐसी कौन सी मोटर है दोस्तों जिसको लिफ्ट यानी कि भारी जो वस्तु उठाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, वो सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का। लेकिन उसमें यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर नहीं है, लेकिन इसका विशेषता दे रखी है, तो इसका क्या होगा आंसर आपको ही बताना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्या होती है? रिवर्सिबल भार पर प्रारंभ होती है। यानी किस विशेषताओं की मोटर में, यानी ऐसी मोटर जिसमें क्या होगी? रिवर्सिबल भार पर प्रारंभ होगी, उसमें हम लोग क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे किसके लिए? तो लिफ्ट एवं क्रेन को क्रेन में, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आपको हम बताए थे कि क्रेन में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, आने वाले समय में पूछे जा सकता है क्वेश्चन। अगला है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है? तो दोस्तों जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होता है ना, इसमें क्या होता है आपको बताना है। दोस्तों इसमें क्या होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज द्वारा कनेक्ट की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तो सेकेंडरी परिपथ को क्या करना चाहिए? तो करंट ट्रांसफार्मर सिटी में के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को क्या करना चाहिए? इसका जवाब आपको बताना है। तो दोस्तों जैसे क्या करना चाहिए? विपरीत खुला नहीं रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड वाले किस प्रकार के ट्रांसफार्मर को कंप्यूटर, चिकित्सा उपकरण या लैब उपकरण जैसे संवेदनशील उपकरणों की पावर सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइसोलेटेड सेकेंडरी टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, इसको कंप्यूटर, चिकित्सा उपकरण या लैब उपकरण जैसे संवेदनशील उपकरणों की पावर सप्लाई के लिए उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि हिस्टेरिसिस हानि प्रदर्शित करती है, यानी कि जो हिस्टेरिसिस लॉस होती है ना, उसका फॉर्मूला आपको पूछा गया है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों जितनी भी हानियां होती है ना, उसका हम एक चार्ट आपको अपने टेलीग्राम पर अपलोड करके रखा हुआ है। यदि आप उस चार्ट को पढ़ना चाहते हैं ना, जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। जितने भी हानियां होती है ना, सभी हानि को हमने अच्छे से डिस्कवर किया है वहाँ पे, और एक प्रश्न वहाँ से आपको फिक्स आना ही आना है। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम पर हमने अपलोड करके रखा हुआ है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो हम फिर से अपलोड कर देंगे, बाकी आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। कह रहे कि हिस्टेरिसिस हानि किसको प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे, जो हिस्टेरिसिस हानि होती है ना, ये किसको प्रदर्शित करती है? तो WH बराबर होगा ये 1.6 यहाँ पे देख लीजिए ना, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ये कॉपर हो गया, ये कॉपर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ देखेंगे स्टेशन हानि लिखा हुआ है, तो आप इसे मतलब कि टेक्निकली आप इसे सॉल्व कर सकते थे यदि आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते तो, ठीक है। बाकी सब में कॉपर कॉपर दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ स्टेशन लॉ दे रखा है। आप ध्यान भी रखेंगे 1.6 यहाँ पे होता है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा, स्टेसिस लॉस का यहाँ पे फॉर्मूला। अगला प्रश्न है कि करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होती है? तो करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं यहाँ पे होती हैं वो क्या होती हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। दोस्तों ये क्या होती है? वोल्टेज स्रोत एवं चालक होती है इसकी न्यूनतम आवश्यकताएं। ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा होगा। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? यानी जो अच्छे सुचालक होते हैं ना, इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है आपको बताना है। दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे, अच्छे चालक सुचालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है
और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बैटरी चार्जर डैश होता है। दोस्तों बैटरी चार्जर क्या होते हैं आपको बताना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये क्या होते हैं, दृष्टिकारी होते हैं, यानी कि रेक्टिफायर होते हैं। बैटरी चार्जर क्या होते हैं, रेक्टिफायर होते हैं। और दोस्तों ये क्या करते हैं, मुख्यतः एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में चेंज करना। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे होगा, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं आपको बता रहे हैं सभी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रीवेरिएबल फ्यूज है। ठीक है, ऐसा कौन सा फ्यूज है जो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार रीवेरिएबल होगा। तो आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, जो हमारे पास किटकैट फ्यूज होता है ना, यही क्या होते हैं, आपके रीवेरिएबल फ्यूज होते हैं। बाकी अन्य सभी यहाँ पे फ्यूज रिवेरिएबल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शक्तिशाली मॉसफेट तथा शक्तिशाली आईजीबीटी क्या है। तो दोस्तों शक्तिशाली मॉसफेट, आईजीबीटी मतलब क्या होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोर्ट ट्रांसलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं, दोनों लगभग एक जैसी अर्धचालक युक्ति, यानी कि दोनों क्या है, सेमीकंडक्टर है। ऑप्शन सी हमारे पास में यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सौर सेल की वोल्टता होती है। दोस्तों सौर सेल जो होता है ना, इसकी वोल्टता कितनी होती है आपको बताना है। ध्यान देंगे आप लोग, 0.5 वोल्ट होता है। किसका, सौर सेल की वोल्टता कितनी होती है, 0.5 वोल्ट होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। केबल में प्रयुक्त विद्युत रोधक पदार्थों का परावैद्युत क्षमता कितनी होती है। तो केबल में जो प्रयुक्त विद्युत रोधक पदार्थ होते हैं, इसकी जो परावैद्युत क्षमता होती है दोस्तों, आप लोग ध्यान देंगे ये कितनी होती है, आपको इसका जवाब देना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपके पास उच्च होनी चाहिए, यानी कि केबल में जो प्रयुक्त विद्युत रोधक पदार्थ होते हैं, इसकी जो परावैद्युत क्षमता क्या होती है, उच्च होनी चाहिए, यानी कि हाई होनी चाहिए। ऑप्शन ए आंसर हमारा हो जाएगा। पावर ट्रांसमिशन में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है जब वोल्टता उच्च हो। तो पावर ट्रांसमिशन आपने पढ़ा होगा, उससे जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, आपको इसका जवाब देना है कब, जब वोल्टता उच्च हो। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ऑप्शन ए वोल्टेज रेगुलेशन उत्तम होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि नो वोल्ट वोल्टेज रेगुलेशन दोस्तों क्या होता है कि नो वोल्ट वोल्टता माइनस फुल लोड वोल्टता बटे नो लोड वोल्टता गुना 100, ये क्या होते हैं, आपके वोल्टेज रेगुलेशन होता है। ठीक है, इसका उत्तर मतलब कि ये फॉर्मूला होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। फ्यूज वायर की रेटिंग सदैव निम्नलिखित में से व्यक्त की जाती है। दोस्तों जो फ्यूज वायर होती है, इसकी रेटिंग हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, आपको ध्यान रखेंगे, एम्पियर में फ्यूज वायर की रेटिंग को ज्ञात की जाती है। ठीक है, और एम्पियर घंटा दोस्तों क्या होता है, आपको हम बताए थे, ये बैटरी में इस्तेमाल करते हैं। किसमें, बैटरी का जो हम लोग रेटिंग ज्ञात करते हैं वो किसमें ज्ञात करते हैं, एम्पियर घंटा में ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि घरों की वायरिंग में स्विच कौन सी तार पर लगाया जाता है। जो घरों को वायरिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, डोमेस्टिक वायरिंग में जो स्विच होती है वो कौन सी तार पर लगाया जाता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, स्विच जो होता है ना वो फेज तार पर लगाते हैं। किसमें लगाते हैं, फेज पर। ये तो आपको पता ही होगा, आप लोग घर में थोड़ा बहुत लगाते ही होंगे। अलग क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें आउटपुट तथा इनपुट का अनुपात पूर्ण दिवस क्षमता होता है। तो किसमें होता है दोस्तों, किलोवाट घंटा 24 घंटों के दौरान में क्या होते हैं, आउटपुट और इनपुट का अनुपात पूर्ण दिवस क्षमता होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा होगा। निम्नलिखित में से कौन से एक रिचार्जेबल ट्राई सेल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जो अल्कली होता है यानी क्षारीय जो होते हैं ना, ये रिचार्जेबल ड्राई सेल नहीं है। बाकी निकेल मेटल जो है आपके पास हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, तो आपके पास रिचार्जेबल है। लिथियम आयन आपको पता है दोस्तों, हम लोग यूज करते हैं कि इसमें लैपटॉप के बैटरियों में, मोबाइल के बैटरियों में लिथियम आयन का इस्तेमाल करते हैं। और निकल कैडमियम, ये सभी दोस्तों क्या है आपके पास, तो रिचार्जेबल यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हमारे पास है क्षारीय, ये नहीं होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार के रोटर में मिश्र धातुओं की छड़ें स्थापित की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों जो स्क्विरल केज रोटर हमारे पास होता है ना, इसी में हम लोग क्या करते हैं, तो मिश्र धातुओं के छड़े को इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। स्क्विरल केज रोटर के दोनों अंत को डैश से हमेशा के लिए शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो स्क्विरल केज रोटर के दोनों अंत को किस से हमेशा के लिए शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो आपको बताना होगा दोस्तों, ये एंड रिंग से हमेशा के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। घूमते हुए स्लिप रिंग पर से धारा किसके द्वारा ली जाती है। तो दोस्तों जो घूमते हुए स्लिप रिंग होता है, इस पे धारा किसके द्वारा ली जाती है आपको बताना है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये कार्बन ब्रश के द्वारा ली जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, कार्बन ब्रश इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा। कम्यूटेटर मोटर के रोटर पर कितने प्रकार की वाइंडिंग्स होती हैं। तो कम्यूटेटर मोटर के जो रोटर होते हैं ना, इसमें कितने प्रकार की वाइंडिंग्स लगी होती हैं आपको बताना है। तो आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, कितनी होती है, 2 प्रकार की यहाँ पे वाइंडिंग्स लगी होती हैं। कहाँ पे, कम्यूटेटर के मोटर के रोटर पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर 440 वोल्ट 50 साइकिल पर सेकंड
सेकेंडरी सप्लाई प्रचालित होती है, यदि मोटर की वास्तविक गति 1440 आरपीएम पर हो तो स्लिप कितनी होगी। स्लिप आपको बताना दोस्तों, स्लिप दोस्तों क्या होता है, स्लिप आप निकालेंगे ना तो एन एस माइनस क्या होता है, एन आर बटे कितना होता है, एन एस होता है। ये आपके फॉर्मूला देखिए इसका स्लिप निकालने का। ठीक है, तो एन एस आप कैसे निकालेंगे, 120 एफ बाई पी होता है ना एन एस। ठीक है, तो यहाँ से आप एन एस निकालेंगे यदि सबसे पहले एन एस बराबर कितना हो जाएगा, 120 एफ बाई कितना होगा, पी होगा। ठीक है, तो 120 कर देंगे, एफ की वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी देर की है, ये 50 सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी इसे बोलते हैं, ठीक बोलते हैं ना। तो 50 बटे कितना हो जाएगा, 4 कर दीजिएगा, इसे आप काटिएगा तो आपके पास कितना आएगा, 1500 आरपीएम आ चुका है। ठीक है, यानी कि आपके पास जो है ना एन एस की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1500 आरपीएम हो चुकी है। अब इसमें आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो एन एस कितना हमारे पास हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, माइनस में एन आर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1440 दे रखा है, 1440 और बटे पे एन एस कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसे कीजिएगा दोस्तों तो 60 बटे कितना आएगा, 1500 आ जाएगा। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0.04 इंटू 100 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 4% आपका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रित की जाती है, कौन से तरीके से। तो दोस्तों रोटर प्रतिरोध में परिवर्तन करके, दूसरा आपके पास एक ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके, और तीसरा सप्लाई वोल्टेज घटा करके, यानी कि इन तीनों तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की गति को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम करंट वहन करने वाली तार की दो लूपों के द्वारा अनुभव बल से संबंधित है। तो दोस्तों वो कौन सा नियम है, एम्पियर नियम होता है। कौन सा, एम्पियर नियम होता है। लेड एसिड बैटरी में कितने सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, बैटरी की धारिता 100 AH व 12 वोल्ट होने पर, तो लेड एसिड बैटरी में कितने सेल श्रेणी यानी सीरीज क्रम में जुड़े होते हैं। आपको इसका जवाब बताना है, इसका जवाब क्या होगा आप तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कितने होते हैं आपके पास, 8 यहाँ पे जुड़े होते हैं, 8 को यहाँ पे जुड़े होते हैं। सॉरी एक सेकेंड, 8 नहीं होगा दोस्तों, एक मिनट, हम इसको निकाल लेते हैं। तो 12 और बटे कितना हो जाएगा, 2, कितना 6 हो जाएगा ना, 6 यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। 8 नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि वोल्टेज कितना हमारे पास है, 12 वोल्ट दे रखा है, और सेलों की संख्या कितनी दे रखी है, सेल कितने हैं, 2 सेल दे रखे हैं ना। तो 2 सेल दे रखे हैं, तो आप हम क्या करेंगे यहाँ पे 12 बटे 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कूलम के नियम में दो बिंदु आवेश के बीच बल अनुपाती होता है। तो कूलम के नियम में दो बिंदु बल के बीच आवेश क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, आप यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, तो यदि एफ ऐसे निकालेंगे तो Q1 इंटू Q2 बटे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग इसे पढ़े होंगे, तो इसके बीच समानुपाती कौन 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 सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो आवेशों के गुणनफल का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बल के अनुपाती होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में किस क्रम में चौक का संयोजन करते हैं। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है ना, उसे किस क्रम में चौक का इस्तेमाल होता है आपको बताना है। तो दोस्तों कितने होते हैं, श्रेणी क्रम में हम लोग क्या करते हैं, चौक को लगाते हैं, यानी कि सीरीज में। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है, तो दोस्तों जो मानव शरीर है ना, उसका प्रतिरोध कितना होता है, 1000 ओम होता है मानव शरीर का प्रतिरोध। किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर में लगे हुए हैं, एक लैंप यदि जल जाए तब सभी लैंप क्या होंगे, समांतर क्रम। दोस्तों आपको हम बताए थे, जब समांतर क्रम लगाएंगे ना तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि एक लैंप जल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप श्रेणी में लगाते हैं तो यदि एक को जलता है तो सब जल जाता है, सब खराब हो जाता है। ठीक है, तो यदि आप देखे होंगे वहाँ पे जब दीपावली में हम लोग बल्ब लगाते हैं ना, चुकभुकिया, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है सीरीज में लगाया जाता है, यदि एक बल्ब खराब हुआ ना सब बल्ब खराब हो जाता है। एक प्रत्यावर्तक को सिंक्रोनाइज करने के लिए दो विधियां होती है, तो कौन कौन सी विधि होती है दोस्तों यहाँ पे बताना है आपको। तो आप ध्यान रखेंगे, लैंप विधि एवं सिंक्रोनोस्कोप विधि होती है यहाँ पे। ठीक है, किसी तार में 5 सेकंड के लिए विद्युत धारा प्रवाहित होने पर 60 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। यदि धारा इससे आधे प्रतिरोध वाले तार में प्रवाहित की जाती है तो 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। आपको इसका जवाब बताना है, कितनी ऊष्मा यहाँ पे उत्पन्न हो जाएंगी। तो एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, इसे आप कर देंगे तो आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 जूल यहाँ पे हो जाएगा। डीसी मोटर के लिए घूर्णन गति का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो डीसी मोटर की घूर्णन गति के लिए जो ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों, वो क्या होता है, एन बराबर VIA RA बटे के कॉस फाई आप बोल सकते हैं, के फाई यहाँ पे बोल सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि
निम्नलिखित किन तथ्यों पर बैक ईएमएफ निर्भर करता है। दोस्तों जो बैक ईएमएफ होता है ना वो किस पे निर्भर करता है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है आपके पास आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या में, मोटर की गति पर, प्रति ध्रुव फ्लक्स पर, यानी इन सभी पे क्या करते हैं बैक ईएमएफ जो है वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है कि लोड बढ़ने पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति पर क्या होता है। तो लोड यदि बढ़ाएंगे तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति पर उस पर क्या असर पड़ेगा आपको बताना है। दोस्तों क्या असर पड़ेगा, तो सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा क्या होती है अधिक घटती है। किसमें, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। किस शर्त पर मोटर की दक्षता अधिकतम होगी, तो ऐसा कौन सा शर्त होगी जिस पर मोटर की दक्षता इफिशियंसी वो क्या होगी अधिकतम होगी। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे जब ताम क्षति लो क्षति के बराबर होती है तब क्या होता है मोटर की दक्षता क्या होती है बहुत ज्यादा होती है, और मतलब कि हाई हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। कंपन करने वाली मोटर के दोष का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो कंपन करने वाली जो मोटर होती है इसका दोष का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है आपको बताना है। तो दोस्तों क्या नहीं है, तो दोषपूर्ण भू संपर्क यानी अर्थिंग जो है ये नहीं है, बाकी अन्य सब यहाँ पे हो जाएगा। लेंज नियम निम्नलिखित संरक्षण के लिए नियम का परिणाम है। दोस्तों लेंज का नियम है ना किस पे आधारित होता है आपको बताना है, किसको संरक्षित करता है। तो लेंज का नियम जो है ना ऊर्जा को संरक्षित करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक क्या होता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे सबसे ऊपर का चालक क्या होता है ना, भू संपर्क यानी कि अर्थिंग, ये भू संपर्कित चालक होते हैं सबसे ऊपर वाला। एक विद्युतीय तापक संवहन कमरे में उपयोग की जाने वाली गर्म करने की पद्धति कौन सी हो जाएगी। तो दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी, प्रतिरोध तापन विधि हो जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। धारा को डीसी कहा जाता है, यदि कोई भी धारा को डीसी हम कब कहते हैं, जब डीसी का क्या विशेषता होती है, जब माप समय के साथ समान ही रहता है दोस्तों उसमें क्या कहते हैं डीसी कहते हैं। आपको पता है कि डीसी में कोई चेंजमेंट नहीं होता, बाकी एसी में क्या होता है चेंज होते रहता है। ठीक है, और डीसी का औसत मान जो है ना मूल मान की क्या होती है हमेशा बराबर होती है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और डीसी धारा की आवृत्ति क्या होती है, वो शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य होती है। डीसी धारा की आवृत्ति कितनी होती है, शून्य होती है। यदि आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है कि बाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाती है। तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम होता है लेफ्ट हैंड राइट रूल, उस लेफ्ट हैंड रूल उसमें अंगूठा दोस्तों किसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो बाएं हाथ के नियम में जो अंगूठा हमारे पास होता है दोस्तों ये चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे और इस बात को भी ध्यान रखेंगे जो मध्यमा होती है वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा को करता है मध्यमा, और जो तर्जनी होता है दोस्तों वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। बी एच वक्र में एच क्या दर्शाता है। तो दोस्तों जो बी एच वक्र होता है इसमें एच क्या दर्शाता है आपको बताना है। तो दोस्तों एच दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताता है एच। ज्वारीय धारा साइन साइनोसॉइडल करंट को आई है 70 साइन 314 टी द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे आवृत्ति 50 हर्ट्ज यहाँ पे हो जाएगी। दिए गए चित्र में दर्शाए गए धारा की कुल शक्ति कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र दर्शाया गया है इसमें आपकी कितनी शक्ति हो जाएगी आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख लीजिए बना लीजिए। ऑप्शन नंबर सी यानी कि वी आई कॉस फाइव इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्न में से किस गुणवत्ता का एस्बेस्टस होते हैं। निम्न में से किस गुणवत्ता का एस्बेस्टस होते हैं। एस्बेस्टस होते हैं किस गुणवत्ता के होते हैं आपको बताना है। तो ये अग्निरोधी होते हैं। क्या होते हैं, अग्निरोधी होते हैं। कौन सा प्रतिरोध पंखों के रेगुलेटर में प्रयोग करते हैं। तो पंखा का जो रेगुलेटर होता है दोस्तों उसमें हम लोग कौन सा प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं आपको बताना है। तो वायर वाउंड प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं किसमें, पंखे की रेगुलेटर में। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत भट्टियों के तापक्रम नियंत्रण के लिए कौन सा प्रतिरोध प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एनटीसी प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं विद्युत भट्टियों की तापक्रम नियंत्रण के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। किस कार्य के लिए जमीनी तार का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा कार्य है, काम है जिसके लिए जमीनी तार का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे परिपथ चालक को भू प्लेट से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जमीनी तार का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। डैश का ऋणात्मक ताप, डैश का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, यानी किसका ऋणात्मक ताप गुणांक होता है ऑप्शन के अनुसार। तो जो पारा होता है दोस्तों इसका क्या होता है, ऋणात्मक ताप गुणांक होता है ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि थ्री फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन कितने डिग्री पर होता है। तो थ्री फेज में आपको पता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछे गए हैं, तो 120 डिग्री पर होता है। ठीक है, अगला है कि लेथ लेथ मशीन में किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कि तुम लोग इसका आंसर बता पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो था प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का जो हमने आप सभी के लिए
क्वेश्चन रखा था उसका आंसर बहुत कम लोग ही दे पाए हैं। तो उसका आंसर आपको बता दोस्तों, उसका आंसर क्या था। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि विद्युत चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने में हुई विद्युतीय क्षति क्या कहलाती है। तो दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते थे, हिस्टैरिसीस क्षति कहते हैं। यानी सेट नंबर 5 का जो है ना, सेट नंबर 5 का 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। यदि आपने पढ़ा होगा तो बनाया होगा, देख लिया होगा, तो इसको आप लोग बता लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम बताएंगे। बाकी से वीडियो आपको कैसा लगा है, यदि हेल्पफुल लग रहा है तो एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।